Welcome to my class. Today we will discuss plus 2 physics, the very first chapter electrostatic that we were discussing in the previous video. Now the second part of the electrostatic we will discuss today. And the key points of my class will be Coulomb's law, that is a very important topic of electrostatic, principle of superposition and charge distribution. So let's start without wasting time. What is Coulomb's law? कुलोम्ब एक साइंटिस्ट थे, जैसा कि आपने सुना भी होगा कुलोम्ब के बारे में। उन्होंने ये कहा कि अगर आप किन्हीं दो चार्जेज को एट ए डिस्टेंस r रख देते हैं, देन देयर विल बी ए फोर्स बिटवीन दीज। जैसे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हम पढ़ते हैं ना, कि अगर दो मासेज को कहीं पर भी रखा होगा किसी स्पेस के अकॉर्डिंग, तो उन दोनों मासेज के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। बट हेयर वी हैव चार्ज, और चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। दैट विल डिपेंड ऑन द पोलैरिटी ऑफ द चार्जेस। अगर तो ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो देयर बी फोर्स ऑफ रिपल्शन, और अगर ये डिफरेंट साइन के हैं तो देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो हम कहेंगे कि इनके बीच में फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये उन्होंने अपनी फर्स्ट इक्वेशन दी कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट। और सेकेंडली उन्होंने ये कहा कि दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, यानी कि जो चार्जेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ऑन कंबाइनिंग दीज टू, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो वी विल गेट हियर Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। क्लियर? On removing this constant of proportionality, we put here K, जहाँ पर K क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। आप इसको कई जगह कूलॉम्स कांस्टेंट भी देखेंगे। ठीक है, अब ये सारा का सारा जो सिस्टम है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ K। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो K है ना, K की वैल्यू, K डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट, कि आप कौन सी सिस्टम में चीजों को मेजर कर रहे हैं, एंड आपने चार्जेस को स्पेस में रखा है या किसी मीडियम में रखा है, इसके ऊपर ये डिपेंड करेंगे। मींस जो आपने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के डाला है, इट विल डिपेंड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट एंड द वैल्यू ऑफ, कि आपने चार्जेस को स्पेस में रखा है या किसी ना किसी मीडियम के अंदर रखा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हमने चार्जेस के लिए कौन सी यूनिट ले ली? SI यूनिट। इन द वेरी फर्स्ट केस वी आर टेकिंग SI यूनिट, और हमने सिस्टम को रखा है फ्री स्पेस, आप कह सकते हैं, एयर कह सकते हैं इसको, वैक्यूम भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे चार्जेस रखे हुए हैं। उसके लिए हमने न्यूटन्स लॉ को डिस्कस किया, जो कि हमने निकाला K Q1 Q2 by r square, and experimentally it was observed that K equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is permittivity of free space। आपने चार्जेस को फ्री स्पेस में रखा है, एंड एप्सिलॉन नोड क्या है? इसकी परमिटिविटी है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नोड? एप्सिलॉन नोड की वैल्यू क्या होगी? K की वैल्यू क्या होगी? 1 upon 4 pi एप्सिलॉन नोड की वैल्यू क्या होगी? तो जो ये एप्सिलॉन नोड है, इसकी वैल्यू जब हमने निकाली, मींस अगर आप यहाँ पर जो एप्सिलॉन नोड है उसकी वैल्यू हमारे पास आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलोम्ब स्क्वायर। कैसे? पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड कूलोम्ब स्क्वायर। यहाँ से कैसे आपको यूनिट का पता चला? देखिए, K और एप्सिलॉन नोड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप यहाँ से K की यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ K, तो K की यूनिट के लिए K विल बी इक्वल टू FR स्क्वायर ओवर Q1 Q2। तो यूनिट्स इसकी सोचिए, न्यूटन फोर्स के लिए मीटर स्क्वायर एंड पर कूलोम्ब स्क्वायर। ठीक है, एंड एप्सिलॉन नोड इज जस्ट रिवर्स ऑफ K, तो यूनिट विल बी पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड कूलोम्ब स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। मींस जब हम SI सिस्टम में फ्री स्पेस की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि कूलोम्ब लॉ इन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम हमारे पास क्या बन जाएंगे? 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square। This is the value of force between two charges when these are placed in vacuum। अब हम क्या करेंगे?
जैसे एप्सिलॉन नोड फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, उसी तरह मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन होती है। मींस वी विल पुट हियर 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, जहां एप्सिलॉन है क्या, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए रहेंगे, आगे और भी कांस्टेंट ऐड होते जाएंगे फिजिक्स के अंदर। एंड एप्सिलॉन इज ऑलवेज इक्वल टू एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर, वेयर एप्सिलॉन आर क्या है, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो यहां से अगर मुझे एप्सिलॉन आर चाहिएगा तो वी कैन से एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोड, दिस इज एप्सिलॉन आर। मींस रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे ही आप इन दोनों का रेशो लेंगे आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी आएगी। कई जगह पे आपको ये K से भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब K लिखा हुआ मिलेगा तो आप इसको कहेंगे कि दैट इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि यहाँ पर मैंने K को इसकी वैल्यू दी गई थी और यहाँ K क्या है, हमारा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये कुछ लिमिटेशंस रही हैं हमारे फिजिक्स के अंदर, लेकिन जब आपसे ये पूछा जाएगा कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तभी आपने यहाँ पर एप्सिलॉन आर या K को डिफाइन करना है, अदरवाइज इट विल बी K। तो यहाँ से आपके पास Fm जो आ रहा है, फोर्स बिटवीन मीडियम, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और अगर आप एप्सिलॉन नोड K लिख रहे हैं यहाँ पर, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नोड K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहाँ पे ये क्या बन जाएगा, हमारा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि K की वैल्यू एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R के इक्वल जा सकती है, तो आप इसको क्या कहेंगे, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो दिस इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। जब आप ऐसा यूनिट ले रहे हैं और आपने चार्जेस को कहाँ रखा हुआ है, मीडियम के अंदर, तो आप या तो ये वैल्यू उसकी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर आप ये वैल्यू उसकी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन मीडियम फोर्स। नाउ वी हैव फाइंड दैट force between two charged particle when they are placed in vacuum is this and when they are placed in medium is this। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, Fb डिवाइड बाय Fm, अगर ये दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दिया जाए तो ये टर्म ऊपर आ जाएगी एंड वी विल लेफ्ट विथ Fb 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 R के ऊपर रहेगा और Q1 Q2 नीचे रहेगा। तो Q1 Q2 इससे कैंसिल आउट, R स्क्वायर इससे और ये इससे, मींस वी आर लेफ्ट विद K। तो K की वैल्यू यहाँ से क्या आई, Fb बाय Fm। अब ये K यहाँ क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है इन टर्म ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, तो इट इज इक्वल द रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम टू द फोर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन मीडियम। तो इस तरह से आप K को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। नाउ वी विल फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नोड। ये भी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू आएगी। डायमेंशनल फॉर्मूला एप्सिलॉन नोड काफी बार पूछा जाता है। आपने फोर्स निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, व्हाट विल बी एप्सिलॉन नोड हियर, 1/4 पाई F Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये बन जाता है हमारे पास एप्सिलॉन नोड की वैल्यू। तो चार्जेस है, चार्जेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, देखिए करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। तो चार्ज क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला A से लिखेंगे और टाइम का T से, मींस यहाँ पर AT स्क्वायर रहेगा। 4 पाई इज ए कांस्टेंट वैल्यू। फोर्स का आपको पता होना चाहिए M1 L1 T-2 और R का क्या है, L2। फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नोड। अब देखिए स्टूडेंट्स की अगर हमने चार्जेस को CGS सिस्टम में रख दिया, ये टॉपिक आपको क्लियर है। अब हमने चार्जेस को कहाँ रखना है, CGS सिस्टम की हमने बात करनी है। वैसे CGS सिस्टम के लिए बहुत ही कम पूछा जाता है। तो अगर आपके चार्जेस CGS सिस्टम की बात कर रहे हैं आप और चार्जेस रखे हैं फ्री स्पेस में, आप उसको एयर और वैक्यूम भी कह सकते हैं।
देन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, अगर आपने वैक्यूम में रखे हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आपने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या चेंज करना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 डाल देनी है, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम के लिए जो हमारा कांस्टेंट है वैक्यूम के लिए वो 1 हो जाएगा। और अगर यही चार्जेस हमारे मीडियम में रख दिए जाए, अगर चार्जेस मीडियम में रख दिए जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/k। क्लियर, क्योंकि हम क्या कह रहे थे, k की वैल्यू मैंने मानी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आपके चार्जेस मीडियम में है और आप सीजीएस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट हो जाएगा 1/k। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताती हूँ कि सपोज कीजिए Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, जहाँ पे Q1 भी एक अल्फा पार्टिकल है और Q2 भी एक अल्फा पार्टिकल है एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 3.2 × 10⁻⁻5 मीटर, -15 मीटर, इतना डिस्टेंस उनके बीच में है। तो हमें फाइंड आउट करना है कूलॉम फोर्स बिटवीन देम। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, तभी आप ये कर पाएंगे, क्योंकि उसने तो कह दिया कि दोनों फोर्स चार्जेस इक्वल हैं। तो हमें पता है फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹। ये वैल्यू आपको याद रखनी है स्टूडेंट। इस कांस्टेंट की वैल्यू है ये Q1 Q2, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है अपॉन में r स्क्वायर। व्हाट इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, दैट इज इक्वल टू 2e, मींस 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। e का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये वैल्यूज यहाँ पर डालेंगे। अल्फा स्क्वायर उसने बोला है तो आप अल्फा स्क्वायर पुट कर देंगे अपॉन में r स्क्वायर, दैट इज 3.2 × 10⁻⁻15 स्क्वायर। तो इस सिस्टम को आपने पूरा सोल्व कर लेना है एंड यू विल गेट 90 न्यूटन। आपको जो फोर्स मिलेगा बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल व्हेन दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 3.2 × 10⁻⁻15 मीटर इज 90 न्यूटन। दिस वैल्यू प्लीज कीप इन योर माइंड कि k की वैल्यू यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 9 × 10⁹9 न्यूटन। Now we will discuss Coulomb law in vector form. हमें डिस्कस करना है Coulomb law वेक्टर फॉर्म के अंदर। Suppose we have two charged particle Q1 and Q2 and there is a force between them. देखिए न्यूटन के तीसरे लॉ के अनुसार हमें पता है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, मींस वो चार्ज पार्टिकल भी उस पर फोर्स लगाएगा। तो हमने कहा कि अगर F12 क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो F21 क्या हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1। याद रखने का आसान तरीका, फोर्स के पास जो भी नंबर है उसी के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। नाउ कूलॉम्स लॉ ने ये कहा था कि F इक्वल्स टू दिस। सो अगर मुझे निकालना है F12 तो आपको लिखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 स्क्वायर, ठीक है, R12 स्क्वायर एंड R12 कैप। ये वैल्यू भी आपको यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। व्हाट इज R12 कैप, दिस इज ए यूनिट वेक्टर। आपने पढ़े हुए यूनिट वेक्टर जो क्या बताएगा, वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पर आपने R12 कैप मेंशन कर देना है। सिमिलरली F21 अगर आपके पास है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 स्क्वायर एंड R21 कैप। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ R12 स्क्वायर इज इक्वल टू R21 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में वैल्यू इक्वल होंगी, बट R12 कैप इज इक्वल एंड अपोजिट टू R21 कैप, क्योंकि ये बताएगा कि हम 1 से 2 जा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि 2 से 1 आ रहे हैं। तो जब भी आप यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट कि F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, और ये हमारा क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। मींस जो कूलॉम लॉ इन वेक्टर फॉर्म है वो न्यूटन के तीसरे लॉ को ओबे करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि कूलॉम्स लॉ इज न्यूटोनियन इन कैरेक्टर। कूलॉम्स लॉ कैरेक्टर में क्या है, न्यूटन के लॉ को फॉलो करता है, तो ये न्यूटोनियन है। कूलॉम्स लॉ एक सेंट्रल फोर्स की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि कूलॉम लॉ के कारण जो फोर्स लग रहा है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर। तो एक सेंट्रल फोर्स है जो इनके कारण लगेगा। तो दिस इज कूलॉम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नाउ वी विल डिस्कस कूलॉम लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। अगर हमें कूलॉम लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म निकालना है तो हम पोजीशन वेक्टर के लिए लिख लेते हैं, यू आर जस्ट टेक द 3 एक्सिस x, y, z। सपोज हमारे पास यहाँ पर 2 चार्ज पार्टिकल हैं
सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस Q1 एंड Q2। इस चार्ज पार्टिकल को हमने इससे जोड़ा और इसको भी जोड़ा। मींस ये अगर ओरिजिन है तो सबसे पहले हम Q1 के पास गए R1 डिस्टेंस कवर करके, Q2 के पास गए R2 डिस्टेंस कवर करके, और जब हम Q1 से Q2 आएंगे तो वी विल ट्रेवल R12 डिस्टेंस। ठीक है। वैसे पोजीशन वेक्टर होता क्या है कि किसी भी पॉइंट का आपने अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है, सपोज यहाँ P पॉइंट है और यहाँ पे Q, तो अगर हमें किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो जस्ट ज्वाइन द पॉइंट विद द ओरिजिन एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पोजीशन विल बी इट्स पोजीशन वेक्टर। ठीक है। तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो उस पार्टिकल की, उस पॉइंट की क्या बताएगा, पोजीशन वेक्टर को स्पेसिफाई करेगा। तो नाउ इसका क्या रूल है ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, ये भी हमने प्लस 1 में पढ़ा है कि अगर वेक्टर एक रेगुलरिटी फॉलो कर रहे हैं, देखिए जैसे कि O से B, P से Q एक रेगुलरिटी फॉलो हो रही है, बट ये उस रेगुलरिटी को रिवर्स कर रहा है, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट। तो वी कैन से R1 प्लस R12 दिस इज इक्वल टू R2। क्या यूज किया मैंने, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो किया है। तो यहाँ से मैं इजीली कह सकती हूँ कि R12 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से ये वैल्यू हम फॉलो कर सकते हैं कि R12 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1। और अभी अभी हमने वेक्टर फॉर्म में जब कूलॉम्स लॉ को फॉलो किया दैट इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय R1 स्क्वायर R12 कैप, ऐसे किया था। इस वेक्टर को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए दिस इज ए यूनिट वेक्टर। अगर मेरे पास किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है तो कैसे डिफाइन होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, एंड दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम इन दो वे से लिख सकते हैं। तो अगर मैं इस यूनिट वेक्टर को यहाँ से हटाना चाहूँ तो आई विल गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 स्क्वायर R12 वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वी विल गेट हियर अ क्यूबिकल वैल्यू। ठीक है। यहाँ पर हमें क्यूबिकल वैल्यू मिली, यहाँ पर हमें वेक्टर मिला, तो इस वैल्यू को आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है इसके अंदर। वी विल गेट F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 माइनस R1 Q एंड हियर R2 माइनस R1। इस तरह से आपने ये वैल्यूज यहाँ पर रख देनी है एंड दिस विल बिकम अवर वेक्टर कूलॉम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली इफ आपने 2 1 की वैल्यू लिखनी है तो 2 को रिप्लेस कर दीजिए 1 से, 1 को रिप्लेस कर दीजिए 2 से, दिस विल बिकम आवर कूलॉम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। यहाँ पर आपने मैग्नीट्यूड लगा देना है क्योंकि ये हमारा मैग्नीट्यूड था, तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो दिस इज द कूलॉम लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कूलॉम लॉ की वैल्यू को पोजीशन वेक्टर में कैसे लिखेंगे, कैसे आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। नाउ वी विल डिस्कस डेफिनेशन ऑफ कूलॉम। आप कूलॉम को कैसे डिफाइन करेंगे, या क्वेश्चन ऐसे आ जाता है डिफाइन 1 कूलॉम चार्ज। तो देखिए आपको पता है कूलॉम्स लॉ ने ये कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है। सपोज करेंगे कि जो R है दो चार्जेस के बीच में दैट इज 1 मीटर, एंड Q1 और Q2 की वैल्यू हमने Q कूलॉम के इक्वल मान ली। ठीक है। एंड द फोर्स इज 9 × 10⁹ न्यूटन। ये सब कुछ हमने सपोज कर लेना है कि जब भी कोई दो चार्जेस 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं और हमने माना कि दोनों चार्जेस Q के इक्वल हैं, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, 9 × 10⁹ न्यूटन। तो स्टूडेंट अगर ये वैल्यूज मैं यहाँ पुट करूंगी, और आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन। दिस विल बिकम Q स्क्वायर, R स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो यहाँ से देखिए दिस विल कैंसिल आउट विद दिस, Q स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 और Q कैन बी इक्वल टू +-1 कूलॉम बिकॉज चार्ज कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आल्सो। तो चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलॉम इफ चार्ज 1 कूलॉम होगा इफ 2 इक्वल चार्जेस, अगर दो इक्वल चार्जेस हैं हमारे पास आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट, ठीक है, एंड एक्सर्टिंग ए फोर्स, और वो कितना फोर्स लगा रहे हैं 9 × 10⁹ न्यूटन ऑन ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ कूलॉम द वैल्यू ऑफ चार्ज विल बी +-1 कूलॉम।
फिर से देख लीजिए इसको। आपने कूलॉम लॉ की इक्वेशन लेके कहना है कि हमने सपोज किया कि दो इक्वल चार्जेस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है और जो फोर्स उनके बीच में लग रहा है दैट इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। ये हमने अपनी तरफ से जंक्शन किया बिकॉज हम जानते हैं कि 1/4πε0 इज 9 × 10⁻⁹। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि क्यू की वैल्यू ±1 कूलॉम आ गई। यानी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमारे पास चार्ज कितना होगा, चार्ज विल बी 1 कूलॉम। क्लियर स्टूडेंट? इस टॉपिक के ऊपर कई बार आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नाउ कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन करना आए तो कैसे आप लोग उस मेथड को फॉलो करेंगे? वी नो कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो मासेस के बीच में लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा दो चार्जेस के बीच में लगेगा। ये मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख रही हूँ Q1 Q2 by r² एंड दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर जो वैल्यू होती है दैट इज 6.67 × 10⁻⁻11 Gm1 m2 by r²। हाँ ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास होती है। सपोज कीजिए कि हमने एक प्रोटॉन ले रखा है एंड एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है। हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पहली बात तो उनके ऊपर चार्जेस कितने हैं। दोनों के ऊपर सेम चार्ज होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो Fe होगा दैट विल बी इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ 1.6 × 10⁻⁻19 स्क्वायर कर देती हूँ मैं ओवर में r²। ठीक है, क्योंकि एक प्रोटॉन का चार्ज ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन का। सेकेंड इक्वेशन के अंदर दिस इज कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। Here we have to take a mass of electron that is 9.1 × 10⁻⁻31 and mass of proton 1.67 × 10⁻⁻27 over में r²। ठीक है, now we have to compare these values, so we divide Fe by Fg और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास आंसर आएगा 10⁻39 मीन्स Fe जो है that is equal to 10⁻39 of Fg। This is the relation between electrostatic force and gravitational force कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की बजाय 10⁻39 टाइम्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, हमने कोई एक चार्ज कंसीडर करना है और उसके ऊपर बहुत सारे चार्ज आके फोर्स लगाने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सपोज वी हैव ए चार्ज Q नोड, ये हमारे पास एक चार्ज है। दूसरा चार्ज आया Q1, उसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, यहाँ से Q2 आया, यहाँ से Q3 जा रहा है। इस तरह करते करते हमारे पास ढेर सारे चार्जेस हैं जो इसके पास आ रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो इन दोनों के बीच में भी फोर्स होगा, इन दोनों के बीच में भी, इनके बीच में भी और इसके बीच में भी। मीन्स वी कैन से टोटल फोर्स ऑन Q नोड। अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना है Q नोड के ऊपर और वी कैन से टोटल फोर्स ऑन दिस चार्ज, ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू नोड के ऊपर 1 ने फोर्स लगाया, नोड के ऊपर 2 ने लगाया, ऐसे करते करते नोड के ऊपर किसने फोर्स लगाया है, n ने। ठीक है, तो इस इक्वेशन की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4πε नोड को मैं अब कैपिटल K लिख रही हूँ। Q1 Q2 का मतलब Q नोड Q1 ओवर R नोड 1 स्क्वायर। ठीक है, और साथ में क्या आएगा R नोड 1 कैप, क्योंकि वेक्टर फॉर्म चल गई हमारी, प्लस K फिर साथ में है Q नोड Q2 R नोड 2 स्क्वायर और R नोड 2 कैप। वेक्टर फॉर्म जब भी आपने लिखना है R स्क्वायर के साथ उसी को कैप दे देनी। एंड सो ऑन K Q नोड Qn R नोड n स्क्वायर एंड R नोड n कैप। ऑन कंबाइनिंग these K Q नोड आर कॉमन। ठीक है, अब हम यहाँ पर समेशन यूज करेंगे किसके साथ, Qi Ri नोड एंड R नोड I स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि जो ये वैल्यूज हैं दैट आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, 1 से लेकर n तक की वैल्यू यहाँ पर जा रही है, 1 से लेकर n तक की। तो आपने इसको समेशन में रख देना है कि समेशन i इक्वल्स टू 1 to n Qi Ri नोड का जो कैप लगा है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगी और ये यहाँ पर वैल्यू आ गई। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर कूलॉम लॉ फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि अगर एक चार्ज के ऊपर बहुत सारे चार्ज आके फोर्स लगाएंगे तो उसके लिए जनरल एक्सप्रेशन आप क्या देंगे। क्लियर? Now we will discuss
फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए चार्ज। अब देखिए, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया गया है कि इस बॉडी के ऊपर बहुत सारा चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। तो हमने इसका एक स्मॉल पोर्शन ले लिया जिसके ऊपर कितना चार्ज था, डी क्यू, और यहाँ कोई चार्ज आया क्यू नोट जिसके बीच में गैप कितना था, आर। वी हैव कंसीडर ए स्मॉल चार्ज डी क्यू एंड वी हैव प्लेस्ड द चार्ज क्यू नोट एट हियर। तो हमने देखना है कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस इज आर। तो देखिए, जो फोर्स इनके बीच में लगेगा उस फोर्स की वैल्यू आप कैसे देंगे, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, के डी क्यू क्यू नोट ओवर आर स्क्वायर। दिस फोर्स विल बी बिटवीन दीज टू चार्जेस डी क्यू एंड क्यू नोट। इन दोनों के बीच में लगने वाला ये चार्ज है। अगर ये स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज है तो देयर विल बी स्मॉल वैल्यू ऑफ फोर्स। बस यही आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल चार्ज के कारण फोर्स की वैल्यू स्मॉल होगी। वेक्टर फॉर्म है तो आपने यहाँ पर क्या लगा देना है, आर कैप लगा देना। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टोटल फोर्स ड्यू टू दीज चार्जेस। अगर आपको टोटल फोर्स चाहिए तो यू हैव टू इंटीग्रेट दिस, आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है। मींस वी हैव टू इंटीग्रेट ऑल ऑफ दिस फैक्टर डी क्यू क्यू नोट आर स्क्वायर एंड आर कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये एक जनरल फॉर्मूला आपके पास आ गया जिससे आप क्या निकाल सकेंगे, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। आप चाहें तो कांस्टेंट चीजें बाहर निकाल दीजिए एंड यू आर लेफ्ट विद डी क्यू, आर कैप भी आपका बाहर आ सकता है, तो यहाँ पे आपके पास अंदर क्या बच जाएगा, डी क्यू। अगर आप आर से भी आर को भी अंदर रखना चाहते हैं कि डिस्टेंस कैन वेरी, तो आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। को फोर्स को इस तरह से कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, स्मॉल पोर्शन लिया, अनदर चार्ज के ऊपर क्या निकाल दिया, फोर्स। अब वो कह रहा है कि इस फोर्स को मैं 3 तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। कैसे, देखिए जनरल एक्सप्रेशन आपके पास रहेगा। अगर उसने फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है ओवर ए लाइन, दैट विल बी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी कि एक लाइन के अलोंग उसने फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करवा रखा है। सिमिलरली वी विल टेक ए स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस लाइन, तो चार्ज यहाँ पे डी क्यू रहेगा और इसकी लेंथ क्या रहेगी, डी एल। चार्ज इज स्प्रेडेड ऑन ए लाइन, तो वहां पर अगर आपने स्मॉल चार्ज लिया है तो उसकी वैल्यू डी क्यू रहेगी और उसकी लेंथ कितनी रहेगी, डी एल। फिर आपको एक लाइन वहां पर याद रखनी है कि व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड वी नो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, दैट विल बी इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल। ये आपको हमेशा काम आएगा, तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा डी एल। वो आपने यहाँ पर लाकर पुट कर देनी है कि टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू के क्यू नोट, डी क्यू की जगह लैम्डा डी एल एंड आर स्क्वायर आर कैप। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन रहेगा फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप यहाँ पर एल से इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में वो आपको कहेगा फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने चार्जेस को एक सरफेस के ऊपर फैला रखा है, मींस हो सकता है ये है वो सरफेस जहां पर हमने चार्ज को फैला रखा है, तो हमने इसका स्मॉल पोर्शन ले लिया, जो स्मॉल एलिमेंट है डीएस है, चार्ज कितना है इसके ऊपर, डी क्यू, क्योंकि यहाँ अगर डीएल लिया था तो यहाँ पे डीएस ले सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी लेनी है, आप सरफेस चार्ज डेंसिटी सिमिलर पैटर्न पे, दैट विल बी सिग्मा डी क्यू बाय डी एस, क्योंकि लैम्डा क्या था, डी क्यू बाय डी एल, सिग्मा विल बी डी क्यू बाय डी एस। और यहाँ से फिर से आपने डी क्यू की वैल्यू निकाल के एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर देनी है। तो एफ एस विल बी इक्वल टू के क्यू नोट सिग्मा डी एस बाय आर स्क्वायर आर कैप। दिस विल बी अवर सेकेंड इक्वेशन। तो ये दो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। जो लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बचती है दैट इज चार्ज ओवर ए वॉल्यूम। अब उसने चार्ज को एक वॉल्यूम के ऊपर स्प्रेड करवा देना है। अगर वॉल्यूम के ऊपर चार्ज स्प्रेड करवाना है तो उसी तरह से स्मॉल चार्ज लेंगे और उसका क्या होगा, स्मॉल वॉल्यूम होगा। ठीक है, उसके बाद आपको लेना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज रो, एंड रो विल बी इक्वल टू डी क्यू बाय डी वी। सिर्फ यहाँ पर चेंजेस होंगे आपके, तो डी क्यू विल बी इक्वल टू रो डी वी। सो वी कैन से जो एक्सप्रेशन है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, दैट विल बी के क्यू नोट रो डी वी बाय आर स्क्वायर एंड आर कैप। So these are the distribution of charges. First is linear charge distribution, second is surface charge distribution, and third is volume charge distribution. तो आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे।
दिस इज द कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ए, मींस पहले चैप्टर का ए पोर्शन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड बी के साथ, जो इसका बी पोर्शन होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तब तक के लिए इसको करते रहिए। स्टे सेफ।